सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम कहानी के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि कहानी क्या है और कहानी का उद्भव कैसे हुआ। साथ में हमने यह जाना कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो इस तरह से हमने कहानी के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं कि कहानी का मूल स्वरूप क्या होता है, इन चीज़ों को हमने जान लिया था। अब हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, अर्थात कहानी में ऐसे कौन कौन से तत्व होने चाहिए जो उस कहानी को पूर्ण बनाएंगे और उन तत्वों की दृष्टि से ये तत्व जब ही पूर्ण होंगे तभी यह कहानी कहलाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं इसको, और इस वीडियो लेक्चर में हम इन सभी जो कहानी के तत्व है उसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या चीज़ रहना चाहिए, क्या चीज़ नहीं रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी के तत्व को लेकर। तो कहानी के तत्व में हम देखते हैं कि 6 जो बातें हैं वह प्रत्येक कहानी में होती है, और ये संभव है कि कुछ कहानियों में इनमें से कोई 1 या 2 बातें अधिक महत्वपूर्ण ढंग से व्यक्त हुई हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि इसके बिना कहानी की रचना हो सके। तो हम इन्हीं को कहानी के तत्व कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके बिना कहानी की रचना संभव ही न हो सके, इनको हम क्या कहते हैं? कहानी के तत्व कहते हैं। तो कहानी के तत्व को यहाँ पे कितना बताया गया है? 6। कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं पारंपरिक दृष्टिकोण से। पहला है कथावस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल या परिवेश, चौथा है संवाद, पांचवा है भाषा शैली, और छठवा इसका तत्व है उद्देश्य। तो ये 6 उद्देश्यों के बिना कोई कहानी पूर्ण नहीं हो पाएगी। इनमें से एक भी उद्देश्य हट गया तो वह कहानी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। हालांकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि कहानी में कुछ कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं, कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको अधिक महत्वपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है, लेकिन सामान्यतः ये 6 तत्व रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी के इन्हीं परंपरागत तत्वों में हमने विवेचन के आधार बनाया है, और इसलिए इसमें हम देखते हैं कि हम कोई कहानी है उनके तत्वों से आपको परिचित कराएंगे, लेकिन कुछ अंतर के साथ हम इसको परिचित कराएंगे। जैसा कि आपने पढ़ा कि कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो हम इन 6 तत्वों की चर्चा करेंगे, लेकिन आधुनिक संदर्भ में इन 6 तत्वों की चर्चा करेंगे। जैसे कि संवाद, भाषा और शैली को हम एक तत्व संरचना शिल्प का नाम हमने दे दिया है। तो संरचना शिल्प के अंतर्गत क्या आ जाएगा? संवाद, भाषा और शैली, ये तीनों आ जाएंगे। उसी प्रकार तो ये जो 3 तत्व है इसका विवेचन संरचना शिल्प में हम लोग करेंगे, और यह इसलिए कि ये तीनों तत्व एक दूसरे से संबद्ध है, इस कारण हमने इन तीनों का एक ग्रुप बनाकर इसको संरचना शिल्प का नाम दे दिया। इसी तरह हमने उद्देश्य के बजाय प्रतिपाद्य कहना अधिक उचित समझा। तो प्रतिपाद्य का क्या अर्थ है? तो इस दृष्टि से हम इसके अंतर्गत कहानी के उद्देश्य के साथ साथ, उद्देश्य तो इसमें शामिल होगा ही, और इसके साथ साथ उसकी रचनात्मक परिणति और रचनाकार की दृष्टि को भी कहानी के प्रतिपाद्य के रूप में हम शामिल करते हैं। तो इस तरह से हमने संवाद, भाषा और शैली को संरचना शिल्प नाम दे दिया, और उद्देश्य के बजाय हमने प्रतिपाद्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें हम केवल उद्देश्यों को ही नहीं, इसके साथ साथ रचनात्मक परिणति और रचनाकार की दृष्टि को भी कहानी के तत्वों के रूप में विचार करेंगे। इसी तरह हम कहानी के विभिन्न तत्वों को तो निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला कथावस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा परिवेश, चौथा है संरचना शिल्प।
जिसमें कथोपकथन, भाषा और शैली समाहित है। और पांचवा है प्रतिपाद्य, इसमें उद्देश्य और रचनाकार का दृष्टिकोण समाहित है। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर हम किसी कहानी का विवेचन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कथा वस्तु को। तो कथा वस्तु का अर्थ क्या है? कथा वस्तु का अर्थ होता है कहानी को प्रस्तुत करना, अर्थात कहानी में जो प्रस्तुत है घटना है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कथा वस्तु। कहानी में जिन जिन घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है उसे ही कथा वस्तु के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह जो घटना है वह विस्तृत नहीं होती है, बल्कि छोटी घटनाएं होती है। जैसे पूस की रात कहानी है, इसको आपने पढ़ी होगी। तो ये जो कहानी है ये क्या है? ये जो पूस की रात है कहानी है, ये उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो घटना है वो बहुत छोटी है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि कहानी में वर्णित घटना स्थूल और असाधारण हो। जैसे हम देखते हैं कि अज्ञेय की जो शरणदाता कहानी है, इसमें घटनाएं बहुत ही साधारण सी है। तो कहानी में हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये जो घटनाएं हैं स्थूल या असाधारण घटना हो, इसमें साधारण घटनाएं भी आती है। और यही बात आप उषा प्रियमवदा की वापसी कहानी में पाएंगे कि इसमें जो घटना है वह बहुत ही साधारण तरीके से बताया गया है। प्रसाद की आकाशदीप कहानी में तो केवल दो पात्रों के मन के अंतर्द्वंद को चित्रित कर दिया गया है। तो इस तरह से इसमें जो घटना है वो विस्तृत न होकर छोटी होती है कथा वस्तु में। कथा वस्तु की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो एक अच्छी कथा वस्तु की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो एक अच्छी कहानी में कथा वस्तु का ठोस और सुसंबद्ध होना आवश्यक है। कोई ऐसी बात या प्रसंग उसमें वर्णित नहीं होनी चाहिए जो कहानी में अनावश्यक लगे। जितना संभव हो घटनाओं, प्रसंग या स्थिति परस्पर संबद्ध और कहानी के मूल भाव या चरित्र को विकसित और स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। तो कथा वस्तु के माध्यम से हम देखते हैं कि कथा वस्तु में ऐसे घटनाओं, प्रसंगों और स्थिति का वर्णन किया जाना चाहिए जो क्या है? मूल भाव के चरित्र को विकसित करें, ठीक है, और स्पष्ट करने वाले हों। जीवन के यथार्थ को हम देखते हैं कि जीवन का जो यथार्थ है वह कथा वस्तु का आधार होना चाहिए। पहले जो काल्पनिक कहानियाँ हुआ करती थी वैसी कहानियाँ आज नहीं लिखी जाती। आज कहानियों में काल्पनिक और अविश्वसनीय घटनाओं को चित्रित करना उचित नहीं माना जाता। यह अवश्य है कि शिल्प के प्रयोग की दृष्टि से हम देखते हैं तो इस तरह की रचना की जा सकती है, लेकिन वह कथा वस्तु का भी अंतर्निहित सत्य मानव जीवन के यथार्थ से संबद्ध होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कथा वस्तु की विशेषता क्या होनी चाहिए? कथा वस्तु रियल जीवन से, है ना, मानव के यथार्थ जीवन से संबंधित होनी चाहिए। कथा वस्तु के विकास को देखते हैं। पहले कहानी की रचना वर्णनात्मक रूप से हुआ करती थी। घटना का आरंभ होता था, फिर घटना का विकास और फिर घटना का अंत हो जाता था। लेकिन हम कथा वस्तु के इस विकास को अनिवार्य नहीं मान सकते, क्योंकि आधुनिक कहानी में हम देखते हैं कि इसका जो विकास का रूप है ये भी बदल गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज की कहानियों में आरंभ हो, उसका विकास हो और अंत हो। कई कहानियाँ ऐसी होती है कि कहानी का आरंभ अब किसी रूप में हो सकता है, चाहे दो पात्रों के पारस्परिक संवाद द्वारा, किसी चरित्र के अंतर्द्वंद के द्वारा, डायरी या पत्र शैली में, इस तरह से। तो कहने का अर्थ यह है कि कहानीकार कहानी के कथ्य के अनुसार उसके आरंभ, विकास और अंत का कोई निश्चित नहीं करता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कहानी डाला गया तो उसमें आरंभ, विकास और अंत पूरा हो, ठीक है। तो अब यह भी नहीं माना जाता है कि कहानी का कोई निश्चित अंत होना चाहिए। इसके विपरीत यह भी संभव है कि कहानी अपनी चरम परिणति पर पहुंचकर समाप्त हो जाए। तो चरम परिणति पर पहुंचने पर भी कहानी समाप्त हो जा सकती है। अब जैसा कि हम यशपाल के पर्दा कहानी में देखते हैं या अज्ञेय की शरणदाता कहानी में देखते हैं।
इसमें चरम परिणति में ही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ अंत में कहानी में कुछ भी नाटकीयता घटित नहीं होता है और फिर भी कहानी पाठक के मन पर गहरा असर छोड़ती है, ऐसी कहानियाँ पर्दा और शरणदाता कहानी है। इसमें चरम परिणति में ही कहानी का अंत हो जाता है। तो इस तरह से आपने कथा वस्तु देख लिया। अब दूसरा देखते हैं चरित्र चित्रण। तो कहानी का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। कहानी में उपन्यास की तरह जो पात्र है उसकी संख्या नहीं होती, क्योंकि उपन्यास एक बड़ी कहानी का रूप है और इसमें पात्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। कई बार तो सिर्फ एक दो पात्रों के इर्द गिर्द ही सारा कथानक कहानी में घूमता रहता है। तो प्रायः कहानियों में एक चरित्र केंद्र में होता है। विशेषतः चरित्र प्रधान कहानियाँ तो एक ही चरित्र को केंद्र में रखकर निर्मित होती है। उदाहरण के लिए उसने कहा था कहानी और शरणदाता जैसी कहानियों में एक ही पात्र कथा के केंद्र में होते हैं। कहानी में जो पात्रों का विकास है, इसको उतना अवसर नहीं मिलता जितना उपन्यास में मिलता है, क्योंकि उपन्यास बहुत लंबा चौड़ा होता है और यहाँ तक कि चरित्र प्रधान कहानियाँ भी पात्र के चरित्र का सिर्फ वही पहलू उजागर होता है जो कहानी के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने में सहायक होता है। तो उपन्यास में जितना अवसर मिलता है चरित्र को उभारने के लिए पात्रों के, उतना कहानी में नहीं मिलता। लेकिन हम श्रेष्ठ कहानी में देखते हैं कि ऐसे जो कहानीकार है वो पात्रों के चरित्र को संक्षेप में ही लगभग पूरा चित्रित कर दें, वही क्या है, श्रेष्ठ कहानीकार कहलाते हैं। जैसा हम देखते हैं कि उसने कहा था कहानी में, इसमें लहना सिंह के चरित्र के कई पक्ष हमारे सामने उजागर होते हैं। इसी तरह शतरंज के खिलाड़ी में मिर्ज़ा और मीर के चरित्र के कई पक्ष हमारे सामने उजागर होते हैं। तो इस तरह से चरित्र को हमने देखा। अब चरित्र के विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि चरित्र के विकास का अवसर उस कहानियों में अधिक होता है जो मनुष्य के मनोभावों के संघर्ष को कहानी के विषय बनाते हैं। तो जिसमें मनोभावों का अंतर्द्वंद्व रहता है, उस कहानी में चरित्र का विकास ज़्यादा दिखाई देता है। आज की कहानियों में नितांत कल्पित और अविश्वसनीय चरित्रों की सृष्टि नहीं की जाती है जैसा पहले किया जाता था। आज की कहानी में पात्रों में सजीवता और स्वाभाविकता का होना आवश्यक हो गया है। प्रेमचंद की कहानियों की तरह आज की कहानी किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में यह नहीं लगना चाहिए कि वे नकली और गढ़े गए हैं, क्योंकि ऐसा लगने पर हम उनके कार्यों और विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। इसके लिए यह ज़रूरी है कि कहानीकार मानव स्वभाव का सूक्ष्म अध्ययन करे और उनके अनुसार, मानव स्वभाव के अनुसार अपने कहानियों में चरित्र की रचना करे। तो ऐसा करने पर वह पात्रों के चरित्र का स्वाभाविक चित्रण कर सकेगा और कई बार कहानीकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पात्रों को मनचाहा रूप दे देते हैं। लेकिन इस तरह के जो चरित्र हैं भले ही लेखक के उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम हो जाते हैं, पर जो लेखक अपनी कहानियों में पात्रों को अपने हिसाब से मनचाहा रूप दे देते हैं तो ये पाठकों को प्रभावित नहीं कर पाते। इस कारण मानव स्वभाव का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद ही किसी लेखक को कहानी के पात्रों का रूप देना चाहिए। चरित्र चित्रण की विधियों के अंतर्गत देखते हैं कि चरित्र चित्रण के लिए कहानीकार कई विधियां अपनाता है, अर्थात अपने कहानी का जो पात्र है उसके चरित्र को बताने के लिए वह अनेक विधियां अपनाता है जो कहानीकार है। सबसे पहले तो उस पात्र के कार्य ही उनके चरित्र को उजागर करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पात्रों द्वारा उसके बारे में कही गई बातों से उनका चरित्र उजागर होता है। उसी तरह अन्य पात्रों के वार्तालाप से उजागर होता है और स्वयं उसके सोच से भी पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। कई बार कहानीकार स्वयं भी प्रत्यक्ष रूप में अपने पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है, लेकिन यह जो विधि है वह प्रायः अच्छी नहीं समझी जाती और कम ही कहानियों में ऐसा प्रयोग हुआ है कि कहानीकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने पात्र के चरित्र पर प्रकाश डाल रहा है।
तो इस तरह से हमने चरित्र चित्रण और चरित्र चित्रण की विधियों विशेषताओं के बारे में देखा। अब हम देखते हैं परिवेश के बारे में। तो कहानी के संदर्भ में परिवेश का क्या तात्पर्य है? परिवेश से तात्पर्य है देश काल, अर्थात कहानी का जो वातावरण है देश काल है। तो कहानी में वर्णित घटनाओं का संबंध किस समय से है और वे कहाँ घटित हो रही है, इसको क्या बोला जाता है? परिवेश बोला जाता है। तो कहानी में जो वर्णित घटनाएं हैं वो किस समय से की घटनाएं हैं और वे घटनाएं कहाँ घटित हो रही है और वहाँ उस समय के हालात कैसे थे, इस सभी को कहानी का परिवेश कहा जाता है। कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता लाने के लिए जो परिवेश है वो बहुत आवश्यक है कि और इसमें कहानी में वर्णित घटनाओं को उनके वास्तविक परिवेश में प्रस्तुत करे, यह बहुत ही ज़रूरी है। अगर कहानी गांव से संबंधित है तो कहानी में वर्णित वातावरण गांव के अनुकूल ही होना चाहिए, तभी हमें कहानी प्रभाव उत्पादक लगेगी। जैसे गांव की गलियां, घर, चौपाल, प्रकृति, लोगों का पहनावा, रीति रिवाज, भाषा आदि, इन सभी को अगर गांव का वातावरण डाल रहा है तो ये सभी चीज़ों को चित्रण करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि अगर गांव का वातावरण डाल रहा है तो एक ही गांव के अलग अलग सामाजिक और आर्थिक वर्गों के जो लोगों की भिन्नता है, उनके कारण को, उनके फ़र्क को चित्रित करना और संकेतित किया जाना चाहिए। तो यही क्या है? वातावरण। मान लो अगर कहानी में जो पात्र है वह ऐतिहासिक है, उसमें जो परिवेश है, उसका जो वातावरण है वो क्या है? ऐतिहासिक है, इतिहास से संबंधित है, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ वर्णित नहीं होनी चाहिए जो उस काल विशेष में स्वाभाविक न लगे। कहानी का परिवेश जितना स्वाभाविक और वास्तविकता के नज़दीक होगा, उतनी ही विश्वसनीयता और यथार्थता कहानी में नज़र आएगी। तो परिवेश को समझ गए क्या होता है। अब हम परिवेश या वातावरण के चित्रण के महत्व को समझते हैं कि इसका अच्छे से चित्रण किया जाना क्यों कहानी में महत्वपूर्ण है। तो कहानी में परिवेश चित्रण के उतने अवसर नहीं होते हैं जितने उपन्यास में होते हैं। तो कहानी में रचनाकार परिवेश का चित्रण उतना ही करेगा जितने से कहानी में वर्णित कार्य व्यापार स्वाभाविक रूप से लगे, पात्र जीवंत लगे और कहानी के विकास में मदद मिले। तो इतना ही वह अपने कार्य व्यापार को स्वाभाविक लगने वाला, पात्र को जीवंत लगने वाला, इनका चित्रण ही कर पाएगा। तो उपन्यास की तरह कहानी में रचनाकार जो है वो परिवेश के लंबे चौड़े ब्यौरे नहीं दे सकता। फिर भी जो श्रेष्ठ रचनाकार है संक्षेप में ही वातावरण का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है। जैसे शतरंज के खिलाड़ी में वाजिद अली शाह के समय का लखनऊ पूरी तरह मूर्तिमान हो गया है। तो यहाँ जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने वाजिद अली शाह जो कि ऐतिहासिक पात्र है, तो वाजिद अली शाह के जो समय क्या परिवेश था, इन चीज़ों को लखनऊ किस तरह का था, उस तरह से लखनऊ के परिवेश का पूरा इन्होंने वर्णन किया है संक्षेप में। परिवेश की यथार्थ जानकारी आवश्यक है। तो परिवेश की यथार्थ जानकारी भी आवश्यक है। परिवेश के स्वाभाविक चित्रण के लिए यह जरूरी है कि कहानीकार को कहानी में वर्णित कथा से संबद्ध देश काल की सही जानकारी होना चाहिए। अर्थात जो कहानीकार है वह गहराई से इस बात को जाने कि उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी और उनके क्या क्या विश्वास थे, मानव सभ्यता ने कितनी प्रगति उस समय कर ली थी और मानवीय संबंधों का स्वरूप क्या था। इन सभी चीज़ों के यथार्थ की जानकारी बहुत ही आवश्यक है अगर कोई लेखक परिवेश का चित्रण कर रहा है। तो अगर लेखक को इनकी जानकारी नहीं है तो वह परिवेश का स्वाभाविक चित्रण नहीं कर सकेगा। इसलिए परिवेश की यथार्थ जानकारी बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं दोस्तों संरचना शिल्प। तो संरचना शिल्प के अंतर्गत जैसा कि हमने पहले कह दिया है कि इस शीर्षक के अंतर्गत हम कहानी की भाषा, शैली और संवाद पर विचार करेंगे।
क्योंकि इनका संबंध कहानी रचना के शिल्प पक्ष से होता है। तो पहला देखते हैं भाषा को। कहानी की सारी विशेषताएं भाषा के माध्यम से ही हमारे सामने आती है, इसलिए कहानी की भाषा को कहानी संरचना का प्राण कहा जाता है। क्योंकि जो विशेषता है कहानी की उसको हम भाषा के माध्यम से ही पढ़ेंगे, तो भाषा कहानी संरचना का प्राण कहा जाता है। शब्दों के द्वारा ही कथा में रोचकता, पात्रों में सजीवता और परिवेश में स्वाभाविकता आती है। रचनाकार का भाषा पर जितना अधिक अधिकार होगा उसकी रचना उतनी ही उत्कृष्ट होगी। तो एक ही कहानी में भाषा के कई रूप हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाषा के एक ही रूप मिले। जहाँ लेखक केवल अपने विचारों को प्रकट करता है वहाँ अवश्य भाषा में उसकी अपनी विशेषताएं हो सकती है, लेकिन पात्रों के संवाद, परिस्थितियों के चित्रण तथा कथा के वर्णन में भाषा कहानी की कथा वस्तु के अनुकूल जरूर होनी चाहिए, न कि लेखक के अनुकूल। तो कहानी कहने में जितनी स्वाभाविकता, सहजता और प्रवाह होगा, कहानी उतनी ही संप्रेष्य होगी। लेकिन ये गुण तभी आ सकते हैं जब कहानीकार कहानी में सहज, स्वाभाविक और जहाँ तक संभव हो सके बोलचाल की भाषा का प्रयोग करे। भाषा में अगर जटिलता आ जाएगी तो कहानी के सहज प्रवाह को बाधित कर देगी। तो इस तरह से भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों शैली। तो कहानी चाहे घटना प्रधान हो या चरित्र प्रधान हो, उसकी विषय वस्तु ऐतिहासिक हो या समकालीन हो, चाहे वह जो कहानी है जिस दृष्टि या उद्देश्य से लिखी गई हो, प्रत्येक कहानीकार का कहानी लिखने का अपना अलग अंदाज होता है। जैसे आपने प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों को पढ़ा होगा, तो ये दोनों एक ही युग के थे, प्रेमचंद और प्रसाद, लेकिन प्रेमचंद और प्रसाद ने नितांत भिन्न भिन्न शैलियों में कहानियाँ लिखी है। इसी तरह स्वयं प्रेमचंद ने भी कई नई नई शैलियों का प्रयोग किया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि शैलियों की दृष्टि से कहानियाँ एक दूसरे से प्रायः अलग होती है। अब प्रश्न उठता है कि कहानीकार कहानी में शैली का निर्धारण कैसे करता है। तो कहानी की जो शैली है वह दो चीज़ें प्रभावित करती है। कहानी की जो शैली है कितनी चीज़ें प्रभावित करती है? दो चीज़ें प्रभावित करती है। एक तो लेखक की अपने व्यक्तिगत रुचि और दूसरी है कहानी की शैली की विषय वस्तु की मांग। तो अलग अलग विषय वस्तुएं कहानी के भिन्न भिन्न शैलियों की मांग करती है। जैसे अगर हम प्रेमचंद का ही उदाहरण ले लें तो हम पाते हैं कि वे अलग अलग कथाओं के लिए नितांत भिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं। जैसे पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, इन कहानियों में उन्होंने अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया और अलग अलग शैलियों में इन कहानियों को उन्होंने लिखा है। तो अब हम यह सोच रहे होंगे कि कहानी लिखने की शैली कितनी होती है। तो कहानी लिखने की बहुत सारी शैलियाँ प्रचलित हैं। जैसे घटना प्रधान कहानियाँ प्रायः वर्णनात्मक शैली में लिखी होती है, जिसमें लेखक घटनाओं का वर्णन मात्र करता है। उसी तरह अगर हम चरित्र प्रधान कहानियों को देखें तो चरित्र प्रधान कहानियों में एक कहानीकार मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग करता है और पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को प्रस्तुत करता है। कथानक की आवश्यकता के अनुसार अगर हम देखें तो रचनाकार डायरी शैली, आत्मकथात्मक शैली, पूर्वदीप्ति शैली, फैंटेसी शैली का भी प्रयोग करता है। कुछ कहानीकारों ने लोक कथा या पंचतंत्र आदि की कथाओं वाली शैलियों का भी प्रयोग किया है। कई बार एक ही कहानी में एक से अधिक शैली का प्रयोग मिलता है। जैसा कि उसने कहा था कहानी को हम देख सकते हैं कि ये जो कहानी है उसने कहा था वर्णनात्मक शैली में है, परंतु अंत में इसमें पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग भी है। इसी तरह शतरंज के खिलाड़ी की कहानी में मीर और मिर्ज़ा की कहानी के समानांतर वाजिद अली शाह और लखनऊ के पतन की भी कहानी चलती रहती है। तो यह एक नई तरह की शैली कही जा सकती है, जिसमें हम देखते हैं कि दो दो शैलियों को एक साथ, क्योंकि जैसे शतरंज की खिलाड़ी में हमने देखा मीर और मिर्ज़ा के कहानी के समानांतर यहाँ वाजिद अली और लखनऊ के पतन की भी कहानी है।
तो इस तरह की शैली नई शैली कही जा सकती है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लेखक की अपनी व्यक्तिगत रुचि भी शैली के निर्धारण में सहायक होती है। जैसे हम प्रेमचंद और यशपाल जी को देखें तो इनकी रुचि मानव जीवन के बाह्य सामाजिक घटनाक्रम के चित्रण की ओर अधिक है, इसलिए इनके यहाँ नाटकीय वर्णनात्मकता तो मिल जाती है, लेकिन भाव प्रधानता और मनोविश्लेषणात्मकता कम मिलती है, जो हमें प्रसाद, जैनेंद्र या अज्ञेय में दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने शैली को देखा। अब देखते हैं दोस्तों शिल्प पक्ष में हम संवाद को देखते हैं। तो कहानी के संवाद को ही कथोपकथन कहा जाता है। तो कहानी के विभिन्न पात्र आपस में बातचीत करते हैं, उन्हें ही हम संवाद कहते हैं। संवाद कहानी में कई ढंग से काम करते हैं। संवादों से कहानी आगे बढ़ती है और विभिन्न पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। संवाद के द्वारा कहानी में नाटकीयता लाई जा सकती है और लंबे चौड़े वर्णन से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि संवाद में कैसे नाटकीयता लाई जाती है, जैसे उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी और लहना सिंह की बातचीत ही कहानी के प्राण है, क्योंकि सूबेदारनी और लहना सिंह जब बात करते हैं कहानी के अंत में, जब पूर्व दीप्ति शैली में ये जो कहानी लिखा गया है, तो लहना सिंह को जब याद आता है मरणासन्न अवस्था में, तो इनकी जो बातचीत होती है सूबेदारनी और लहना सिंह की बातचीत, यही कहानी के प्राण है और सारी कहानी का अर्थ इनकी बातचीत के दौरान ही खुलता है। जबकि हम पूरी कहानी को पढ़ लेते हैं तो समझ हमें नहीं आता पूरी तरह। इसी तरह शतरंज के खिलाड़ी के अंत में मिर्ज़ा और मीर की बातचीत दोनों के चरित्र को उजागर करने में सहायक होती है। उसी तरह ठेस नामक कहानी में सिरचन के संवाद उसके चरित्र को उजागर करते हैं। इस प्रकार कहानी में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये अपने संवाद के माध्यम से जो पात्र होते हैं वह अपने चरित्र को उजागर करने का काम करते हैं। संवाद में यह ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये जो संवाद है पात्रों और स्थिति परिस्थितियों के अनुकूल हो। अगर पात्र अशिक्षित है तो उसकी भाषा भी वैसी होगी, अगर वह शिक्षितों की भाषा बोलेगा तो वे अस्वाभाविक लगेगा। इसी तरह अगर कोई पात्र ऐतिहासिक कहानी में संवादों की भाषा को लें तो ऐतिहासिक कहानी में देखेंगे तो इसमें इस युग की भाषागत विशिष्टता का ध्यान रखना होगा। जैसे हमने ठेस कहानी के पात्र देशज और शतरंज खिलाड़ी के पात्र में देखते हैं कि ठेस कहानी में देशज भाषा का प्रयोग मिलता है और शतरंज के खिलाड़ी में उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है। इस तरह भिन्न भिन्न मनः स्थितियों में पात्रों के संवादों की भाषा में अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने संरचना शिल्प के अंतर्गत हमने ये सभी चीज़ों को देख लिया, जिनमें भाषा, संवाद, शैली, इन सभी चीज़ आते हैं। अब हम उद्देश्य या प्रतिपाद्य को देखते हैं, जो कि एक अन्य तत्व है कहानी का और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो प्रतिपाद्य का अर्थ है कहानी में क्या कहा गया है और जो कहा गया है उसका अभिप्राय क्या है, यही इसका प्रतिपाद्य है। इसलिए प्रतिपाद्य को समझने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि हम कहानी को सही सही समझ लें। कहानी को समझने के लिए हमें उनमें निहित मूल कथ्य को समझना चाहिए और उसके बाद ही मूल कथ्य को समझने के बाद ही उसकी सामाजिक और साहित्यिक मूल्यवत्ता का निर्णय करना चाहिए। अर्थात जब तक हम किसी कहानी को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उसके उद्देश्य को बता ही नहीं सकते। तो हम उस कहानी को पहले मूल्यांकन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं अच्छे से तभी हम उसकी साहित्यिक मूल्यवत्ता का निर्णय कर सकते हैं। तो इससे हमें कहानी के प्रतिपाद्य को समझने में सहायता मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो प्रतिपाद्य है उसको हमने बताया था कि इसके अंतर्गत कहानी का उद्देश्य आएगा और उस कहानी में रचनाकार की दृष्टि को भी चर्चा की जाएगी। तो कहानी को महान उसकी कथा वस्तु, पात्र, परिवेश या शिल्प नहीं बनाते, कहानी को महान बनाता है उसका उद्देश्य। तो कहानी में जो
तत्व की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है उद्देश्य। तो हम देखते हैं कि कहानी किस उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखी गई है, इसी से शेष चीज़ें तय हो जाती है। अगर कहानीकार का उद्देश्य गंभीर नहीं है तो वह कैसे कोई अच्छी रचना कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि गुलामी के उस दौर में जब प्रेमचंद रचना कर रहे थे, उन्हें यह बात निश्चय ही सताती रही होगी कि किस तरह अंग्रेज़ों ने बिना युद्ध किए अवध पर कब्जा कर लिया था। तो इस ऐतिहासिक तथ्य ने उन्हें प्रेरित किया होगा। तो शतरंज के खिलाड़ी जैसे अमर रचना करने को इसको प्रेरित किया होगा। किस लिए? क्योंकि अंग्रेज़ों ने कैसे बिना युद्ध करने के बाद भी युद्ध नहीं किया, बिना युद्ध किए वे अवध को कैसे हथिया लिए। तो इनके उद्देश्य को इन्होंने पहले समझ लिया था। इसी कारण इन्होंने शतरंज के खिलाड़ी जैसी एक महानतम कहानी की रचना की। तो उद्देश्य सही पता होना चाहिए, तभी हम अच्छी कहानी की रचना कर सकेंगे। तो इसी तरह बदलते समाज में नए मानव संबंधों और जीवन मूल्यों की खोज से प्रेरित होकर ही उसने कहा था और ठेस जैसी कहानियाँ लिखी गई थी। इसलिए किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके प्रतिपाद्य या उद्देश्य को समझना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कहानी के उद्देश्य को भी भली भांति समझ लिया। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में कहानी के कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, इन सभी की चर्चा की और आपको निश्चित रूप से इस कहानी के जो तत्व हैं उनमें दृष्टिकोण क्या होती है कहानीकार की, और इस कहानी के जो तत्व हैं इनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सभी चीज़ों को आपने निश्चित रूप से जान लिया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम और मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, और आज अपना जो लेक्चर है ये हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।